नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम अर्थशास्त्र 12वीं कक्षा का विषय, इसका एक टॉपिक राष्ट्रीय आय समझेंगे, जो कि लगता बड़ा मुश्किल है लेकिन है बड़ा ही आसान। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। राष्ट्रीय आय यानी कि एक देश की आय। आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है वो देश की आय है। देश की आय मतलब देश में जितने भी व्यक्ति हैं, वो अलग अलग पेशे से हो सकते हैं, वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं और उस काम के बदले उन्हें जो भी मौद्रिक आय प्राप्त हो रही है, उसी को हम उस देश की आय कहेंगे, यानी कि राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं किसान का। देखो, किसान क्या करता है, खेती करता है, तो उसको खेती से आय प्राप्त होगी। ठीक है। मजदूर मजदूरी करेगा, उससे उसको आय प्राप्त होगी। शिक्षक, एक अध्यापक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करेगा, उससे उसको आय प्राप्त होगी। ठीक है। यानी कि शिक्षा की सेवा प्रदान करेगा। वहीं यदि डॉक्टर का एग्जाम्पल लें, तो डॉक्टर चिकित्सा के माध्यम से, ठीक है, चिकित्सा के माध्यम से सेवा देगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब खाली यही फैक्टर्स नहीं है, इनके अलावा भी एक दुकानदार सामान बेचता है, दुकानदार वस्तु या सेवाओं की बिक्री करता है, सेवाओं की बिक्री, सेवाओं को बेचता है। ठीक है। इन सब लोगों को जो भी आय प्राप्त होगी, मौद्रिक या अमौद्रिक जिस भी रूप में हो, ठीक है, जो भी आय प्राप्त होगी वो हमारे लिए उस पर्टिकुलर देश की आय कहलाएगी। ठीक है। अब इसमें कुछ अलग बिंदु आते हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ। एकदम आसान तरीके से आप इसको समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जीडीपी की। तो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी होता क्या है, इसके अंदर एक लेखा वर्ष में, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में, हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल, ठीक है, से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है। फिलहाल बात करें तो हमारा वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2025 से चल रहा था, है ना, और 31 मार्च ये कब खत्म होगा, 2026 में। ठीक है। अगला जो वित्तीय वर्ष आएगा वो आएगा 1 अप्रैल 2026। अभी तो 2026 चल रहा है, तो लेकिन अप्रैल अभी आया नहीं, अभी फरवरी चल रहा है। तो 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा और ये खत्म होगा 31 मार्च 2027 को। ठीक है। ये रहा हमारा लेखांकन वर्ष या वित्तीय वर्ष। तो जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एक लेखा वर्ष में, यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर एक देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं, उसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद हम इसको कहेंगे। ठीक है। तो एक देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं, पेशे में रहते हैं, जो अभी रिसेंटली मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया था।
उसके बिहाफ पे आप इसको कर लेंगे। ये रहा हमारा जीडीपी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जीएनपी की। नंबर 2 ले लेते हैं इसको, जीएनपी। जीएनपी होता है हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ये था हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम जीएनपी की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, पहले इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। बोर्ड एग्जाम में आपका सिर्फ इसमें से ही आएगा, इसके अलावा बाहर कहीं से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी होता है अपना सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब ग्रोस में हमारा क्या जुड़ जाएगा, ग्रोस में हमारा जुड़ जाएगा एक तो पूरे वित्तीय वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई हैं वो, यानी कि जीडीपी जुड़ जाएगा। तो हम करेंगे इसको इक्वल जीडीपी, यानी कि ये हो गया आपका जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेशों से जो हमने आय प्राप्त की है उसको घटा देंगे विदेशियों को जो हमने आय दी है, यानी कि विदेशों से प्राप्त आय में से क्या घटा देंगे, जो आपने विदेशियों को, जो आपके देश में काम कर रहे हैं उनको जो आय दी है, विदेशियों की आय कर देते हैं ना, विदेशियों की आय, ठीक है। ये तो होगी विदेशों से प्राप्त आय, जो आपके देश के नागरिक हैं परंतु आपके देश में इनकम आ रही है उनके द्वारा, माइनस जो आपके देश में काम कर रहे नागरिक हैं उनकी आय आपने दी होगी, इसीलिए तो विदेशों से प्राप्त आय। ये हो गया अपना निवल विदेशी आय, ठीक है। तो आप इसको कहेंगे NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से जो हमें निवल कारक आय, जो शुद्ध कारक आय प्राप्त हुई है, निवल विदेशी आय, ये हमारी कहलाएगी। और इसमें जीडीपी के साथ यदि इसको जोड़ देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा, ठीक है। ये हो गए 2। तीसरा होता है अपना मुख्य, यानी कि राष्ट्रीय आय, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, थर्ड को NNP, यानी कि यही हमारी असली राष्ट्रीय आय होती है। तो यहाँ लिख देते हैं हम असली राष्ट्रीय आय। ये सारी बाजार कीमत पर है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो नेट नेशनल इनकम, ठीक है, आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया ये इसका पूरा नाम, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट मतलब निवल कहिए या शुद्ध कहिए, निवल राष्ट्रीय आय, अर्थात जो हमने जीडीपी प्राप्त किया ये किसके बराबर हो जाएगा, जीएनपी। देखो पहले जीडीपी प्राप्त किया था उसमें एनएफआई जोड़ दिया तो जीएनपी प्राप्त हो गया। तो जीएनपी में से, यानी कि जो आपकी कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद के लिए हमारा सकल घरेलू उत्पाद और एनएफआई है, इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे जितना भी आपका अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन है ना, घिसावट या टूट फूट आप इसको कह देते हैं, घिसावट या टूट फूट, ठीक है। ये अपना क्या निकल के आएगा, NNP निकल कर आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा हमारा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ तक इसको कर लेते हैं, इससे आगे देखते हैं, ये आप देख लीजिए। अब इसके आगे करते हैं कि राष्ट्रीय जो आय है हमारी, इसको हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। ये प्रश्न भी हमारा
आ सकता है कि राष्ट्रीय आय निकालने की कितनी विधियां हैं। तो आइए इसको समझते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने की 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां? 3 विधियां होती हैं। पहली विधि की बात करते हैं हम, तो पहली विधि आप यहाँ कीजिए, आय विधि। दूसरी विधि होती है हमारी व्यय विधि, और तीसरी विधि हम करेंगे यहाँ पे जो होती है हमारे लिए उत्पाद विधि। 3 ही इसके तरीके हैं, इनसे आप निकाल सकते हैं किसी भी देश की राष्ट्रीय आय। तो देखो, नेशनल इनकम निकालने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। आय विधि का मतलब लोगों ने क्या कमाया, है ना। तो ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, कमाया, जो भी कमाया उन्होंने। व्यय विधि यानी कि जो उन्होंने खर्च किया, व्यय विधि है ना, जो उन्होंने खर्च किया, क्या कमाया। व्यय मतलब क्या पाया, है ना, क्या पाया, व्यय। और उत्पाद विधि, क्या उन्होंने बनाया, कमाया। आय विधि, व्यय, क्या उन्होंने खर्चा किया, खर्चा करेंगे तो कुछ आपको प्राप्त होगा। तो क्या कमाया, पाया और बनाया, ऐसे हम इसको कर लेते हैं। अब देखो, आय विधि में जैसे कि आपका वेतन है, आप कहीं कोई काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी, है ना। तो सैलरी या वेज हो गया, मजदूरी लगा लो आप इसको, मजदूरी, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? लाभ हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट, ब्याज हो सकती है, इंटरेस्ट, ठीक है। जितने भी फैक्टर हमारे आएंगे, जो इनकम के सोर्सेज हैं, वो सारे हमारे आय विधि में शामिल रहेंगे। व्यय विधि यानी कि जो हमने खर्च किया। अब देखो, हम कंजप्शन करते हैं यानी कि उपभोग करते हैं, कंजप्शन, तो उपभोग। फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का व्यय है, जिससे आपको आगे जाके आय प्राप्त होगी, यानी कि निवेश करते हैं। और क्या करते हैं हम? गवर्नमेंट करती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, है ना, कंजप्शन पर। तो यहाँ लिख लेते हैं सरकारी खर्चे, ये भी एक प्रकार से व्यय में गिने जाएंगे। और निवल निर्यात। अब निवल निर्यात कैसे निकालेंगे? निर्यात में से जब हम आयात को घटा देंगे तब हमारा निवल निर्यात आ जाएगा। तो देखो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट ये हो गया आपका, ठीक है। आप शॉर्ट में लिखेंगे तो x माइनस एम, क्योंकि एक्सपोर्ट को आप x लिखते हैं और इंपोर्ट को आप m लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्या बनाया, यानी कि क्या उत्पाद बनाया। चलो, उत्पाद विधि में जो भी आपका अंतिम उत्पाद है उसको हम गिनेंगे। जैसे कि मान लो किसान गेहूं उगाता है, फसल उगाता है, गेहूं से फिर आटा बनता है, आटे से फिर रोटी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए रोटी क्या कहलाएगी? अंतिम उत्पाद कहलाएगी। शुरू में हमने किया ना, अंतिम उत्पाद को ही हम राष्ट्रीय आय के लिए शामिल करेंगे। तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम उत्पाद या अंतिम वस्तुओं में क्या अंतर होता है? मध्यवर्ती वस्तुएं या वस्तुओं, है ना, और अंतिम वस्तुओं है ना में अंतर। तो यहाँ अंतर पूछ लेगा किसका? या तो मध्यवर्ती वस्तुओं का या अंतिम वस्तुओं में अंतर। तो ये आपने
कर लेना है। अच्छा, राष्ट्रीय आय की जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, वो NSO द्वारा की जाती है। 2019 में ये बना था और इसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले ये NSSO था, यानी कि इसमें एक और S था, इसका पूरा नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, इससे पहले ये CSO में था। ये 1951 में बना था। NSSO 1950 में बना था और NSO 2019 में बना है। ये स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगर नया ऑप्शन नहीं दे रखा तो पुराने ऑप्शन पे आप चले जाएंगे NSSO, लेकिन अब वो मर्ज कर दिया है NSO के अंदर। ठीक है, 2019 में इसको मर्ज किया था। वो 1950 में अस्तित्व में आया था, उसका गठन हुआ था। उससे पहले CSO करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये वो सारी टर्म हैं जो आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले नए वीडियो में अगला नया टॉपिक करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को एकदम अपना पक्का बना लीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार और देखते रहिए स्माइल प्लीज योगेश। चैनल पर यदि नए आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।